चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स का। पहला वीडियो हमने आपको बनाया था, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें अल्फा अमीनो एसिड्स के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को डिफाइन करेंगे और साथ साथ उसके ड्यूटेराइन कंसेप्ट और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम इस वीडियो के अंदर आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अल्फा अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनैलिटीज हैं, NH2 अमीनो ग्रुप एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब ये जो दोनों फंक्शनैलिटीज हैं, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। ये दोनों फंक्शनैलिटीज एज ए एसिडिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर सकता है अल्फा अमीनो एसिड के अंदर, या दोनों आपका एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या एक एसिडिक एक बेसिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों एज एसिडिक फंक्शनैलिटी होंगे तो एमिनो ग्रुप क्या होगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, NH3 पॉजिटिव होगा। प्रोटोनेटेड फॉर्म में एमिनो, प्रोटोनेटेड मतलब H+ इसके साथ जुड़ा होगा, तो उस समय ये एज एसिडिक फंक्शनैलिटी है। ठीक है ना, और COOH ग्रुप तो अपने आप में एसिडिक फंक्शनैलिटी H+ आयन को रिलीज कर सकता है। तो ये हो गया आपका एज एन एसिडिक फंक्शनैलिटी, एसिडिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इस फॉर्म में हो गए। अब एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी यदि हम कंसीडर करेंगे तो देखिए, NH2 इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये NH2 तो इसी फॉर्म में आपका एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी है, और ये आपका H+ को रिलीज करके जब इस फॉर्म में होगा कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में, तो ये एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी होगा। ठीक होगा ना। फिर तीसरी कंडीशन हमने कहा कि एक एसिडिक एक बेसिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी अल्फा अमीनो एसिड के अंदर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए एसिडिक फंक्शनैलिटी हो, या दोनों फंक्शनल ग्रुप एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो, या दोनों में से एक एज ए एसिडिक फंक्शनैलिटी और दूसरा एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपका COH ग्रुप एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी होगा तो ऐसा होगा, और NH2 ग्रुप एज ए एसिडिक फंक्शनैलिटी होगा तो ऐसा होगा। हो सकता है ये और ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ये एज ए एसिडिक फंक्शनैलिटी, ये एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? ये मीडियम के पीएच पे डिपेंड करेगा। जिस मीडियम या जिस सॉल्यूशन के अंदर आप अल्फा अमीनो एसिड को डिसॉल्व किए हुए हैं, उसका पीएच वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपका किस फॉर्म में आपका अल्फा अमीनो एसिड सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करने वाला भी आपका। ठीक है, अब चलिए हम एक कंडीशन पे आते हैं। इससे एक चीज आपको और डिफाइन करते रहिए, इस चीज को आप आगे को भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज होगा। जब आपका एमिनो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, प्रोटोनेटेड मींस NH3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो उसके लिए pKa वैल्यू होता है अप्रॉक्स 9, अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिडिक फंक्शनैलिटी कंपाउंड में है, तो उसके लिए pKa होता है अप्रॉक्स 2 के आसपास। ठीक है, 2 के आसपास कहने का मतलब किसी के लिए 1.8, किसी के लिए 1.9 भी हो सकता है, किसी के लिए 2.1 भी हो सकता है, मतलब एवरेज 2 के आसपास ही आपका वैल्यू दिखेगा। मैक्सिमम आपके जो 20 नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए COH ग्रुप का। ठीक है, और जो प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप होगा उसका pKa वैल्यू 9 का, तो किसी के लिए 9.5 भी हो सकता है, किसी के लिए 8.5 भी हो सकता है, 9 के आसपास होगा अप्रॉक्सिमेट। ठीक है, अब देखिए, सपोज किसी अल्फा अमीनो एसिड को आप किस में लिए हुए हैं? एक ऐसे मीडियम में लिए हैं जिसका pH वैल्यू कितना है? इक्वल टू, चलिए लो pH ले लेते हैं, 1 है। ठीक है, तो लो pH वाले मीडियम में आपने अल्फा अमीनो एसिड को लिया हुआ है, तो मीडियम किसका काम करेगा? एक चीज और कंडीशन क्रिएट करते हैं, जरा सुनिएगा। जिस किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, इन दोनों में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप का pKa वैल्यू से pH वैल्यू यदि लोअर है, pKa वैल्यू से फंक्शनल ग्रुप का pKa वैल्यू से मीडियम जिस पर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसका pH क्या है? लोअर है। तो pH लोअर है तो मीडियम एसिड का काम करेगा। ठीक है, तो एसिड का काम करेगा, तो उन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज को भी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा? आपका एसिडिक फॉर्म। या ये करेगा कि ये फंक्शनैलिटीज भी उस मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? आपका एज एन एसिडिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो आपका अल्फा अमीनो एसिड का
रिप्रेजेंटेशन ये हुआ ना, COOH HR एंड NH2 होता है, ठीक हो गया। तो आपका पीएच किसका, ये मीडियम किसका काम कर रहा है आपका, सॉरी NH2 है ना, मीडियम पीएच लो है तो मीडियम आपका एसिड का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, यहां पे NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का है ना, लोन पेयर है इसके पास, तो बेसिक नेचर का है, तो ये एसिड का काम करेगा। तो एसिड अपना H+ इसको प्रोवाइड करके इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, NH3 पॉजिटिव प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया, ये तो ऑलरेडी आपका एसिडिक फॉर्म में ही गया, बढ़िया। तो जब भी आप लो पीएच, दोनों के पीके वैल्यू से कम पीएच वैल्यू वाले मीडियम में किसी अल्फा अमीनो एसिड को यदि आप पुट करते हैं या डिजोल्व करते हैं, तो वहां पर आपका जो NH2 ग्रुप होगा अमीनो एसिड में, वो NH2 ग्रुप मीडियम एसिड की तरह बिहेव करा तो उससे H+ लेकर के क्या है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। और COH तो आपका ऑलरेडी एसिडिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। बट एक कंडीशन और यहां पे हम दे देते हैं, देखिए pH इक्वल टू, चलिए हम दोनों के पीके वैल्यू से बड़ा पीएच ले लिया मीडियम का, तो इस समय क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर पीएच वैल्यू ज्यादा है दोनों के पीके वैल्यू से, तो इसका मतलब ये जो मीडियम है ये बेसिक मीडियम की तरह बिहेव करेगा वहां पे, ठीक है। तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, आपका प्रोटॉन लेने का काम करेगा, ठीक है। तो आपका NH2 ग्रुप तो ऑलरेडी बेसिक नेचर का होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HRNH2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COO। अब ये होता COH, लेकिन मीडियम बेसिक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या करेगा, H+ ले लेगा, COO नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये तो ऑलरेडी आपका बेसिक फॉर्म में ही, ठीक है ना, NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का होता है। जैसे यहां पर आपका मीडियम एसिडिक की तरह बिहेव किया था, इसको H+ दिया था, तो ये कैटायनिक फॉर्म आया। यहां मीडियम बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे H+ लिया, और ये वाला अपनी जगह बने रहेगा, जैसे यहां ये अपनी जगह बने था, ठीक है। अब एक बीच का पीएच आता हूं, ये मैं pH इक्वल टू कितने पे आते हैं, सपोज 7, ठीक है। तो pH इक्वल टू 7 पे जब आते हैं, तो यहां पे बड़ी जबरदस्त कंडीशन क्रिएट होगी। देखिए NH2 था, तो देखिए COH ग्रुप का पीके कम है मीडियम के पीएच से, तो इसका मतलब ये मीडियम COH ग्रुप के लिए तो बेस का काम कर रहा है, तो उससे तो H+ ले लेगा ना। मीडियम का पीएच ज्यादा है COH ग्रुप के पीके से, COH ग्रुप का पीके क्या होता है अल्फा अमीनो एसिड में अप्रॉक्स 2 है, तो 7 क्या होगा, बेसिक मीडियम हो गया उसके लिए, तो इससे H+ ले लेगा, तो इसको तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और NH2 ग्रुप का पीके क्या है, ज्यादा है इस मीडियम के पीएच से, तो ये मीडियम NH2 ग्रुप के लिए क्या होगा, NH2 सॉरी ये क्या था, ये जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनेटेड अमोनियम आयन है, उसका पीके कितना है 9 है, और पीएच मीडियम का कितना है 7 है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, इस एसिड की तरह बिहेव करके इसको H+ प्रोवाइड करेगा और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जिसका पीके ज्यादा है उसके लिए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, और जिसका पीके कम था उसके लिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक से प्रोटॉन लिया, एक को प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स का 3 डिफरेंट कंडीशन, लो पीएच पर ऐसा, हाई पीएच पर ऐसा, एक इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू pH इक्वल टू 7, जो नॉर्मल आपका फिजियोलॉजिकल आपका जो क्या है पीएच होता है अल्फा अमीनो एसिड्स का, जितना भी फिजियोलॉजिकल आपका सिस्टम्स होते हैं उसमें अप्रॉक्स आपका पीएच वैल्यू 7.23 के आसपास ही रहता है, तो ये एग्जैक्ट इसलिए मैंने 7 के आसपास की वैल्यू को ही कंसीडर करके चल रहा हूं। तो ये कहता है कि आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है अल्फा अमीनो एसिड का एक इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू पर, ठीक है, जबकि आपका इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज 0 है, 2 पोल तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, डाइपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दैट इज नोन एज ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर। हमेशा ये ध्यान रखेगा कि आपका अल्फा अमीनो एसिड आपका क्या है, एक और फॉर्म में आपका क्या है एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या कहता है, आप ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि आपका क्या है डाइपोलर है, 2 पोल है, तो डाइपोलर बट ओवरऑल क्या है न्यूट्रल, 1 + 1 - है तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, डाइपोलर बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कौन सा, ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना इतना। देन मोस्टली जितना भी मैंने कहा फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं
वहां पे अल्फा अमीनो एसिड का क्या है जो नेचर होगा वो ये होगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पीएच वैल्यू ज्यादातर कितना है 7.23 के आसपास रहता है, तो वहां पे अल्फा अमीनो एसिड का एग्जिस्टेंस जो होगा आपका किस फॉर्म में होगा, ज्यूटेराइन फॉर्म में होगा भी आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्यूटेराइन फॉर्म। तो आप डिफाइन करना चाहेंगे ज्यूटेराइन को, तो आप पहले तो आप ये डिफाइन करें कि अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर आपके दो फंक्शनैलिटी, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी, दोनों फंक्शनैलिटी एज एन एसिडिक फंक्शनैलिटी भी सिचुएटेड हो सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है ना, और जैसे इसमें दिख गए दोनों एज एसिडिक, ठीक है, और एज ए बेसिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे उसमें दिख गए आपको, और एज ए एसिडिक एक बेसिक के रूप में भी आपको एग्जिस्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो ये हो गया जैसे इसमें दिख रहा है। तो ये कहता है कि आपका जब एज एन एसिडिक फंक्शनैलिटी होंगे दोनों, तो ये होगा सिचुएशन। ठीक है, NH3 ने NH2 एक H+ को लेकर के प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा तब एसिडिक फंक्शनैलिटी के फॉर्म में कहलाएगा। COH तो एसिडिक होता है जानते हैं, और ये NH2 के बाद लोन पेयर तो ये बेसिक होता है जानते हैं। COH पे H+ निकालेगा तो कंजुगेट ये भी क्या है, बेस होता है, तो ये एज एन बेसिक फंक्शनैलिटी है दोनों। ठीक है, अब एक चीज हमने आपको बोला कि प्रोटोनेटेड अमोनियम का जो एमिनो ग्रुप का जो pK है वो 9 होता है अप्रॉक्स। मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिल्स और क्या है अल्फा अमीनो एसिड्स में आपका pK वैल्यू प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप का कितना होता है 9 और COH का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो जब आपने क्या किया अल्फा अमीनो एसिड को किसी लो पीएच में दोनों के pK वैल्यू से कम पीएच वाले मीडियम में आप पुट करेंगे तो मीडियम एसिड का काम करेगा। तो वो NH2 को, वैसे तो अल्फा अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप था ना, तो ये मीडियम एसिड का काम किया तो उसको H+ दे करके उसने क्या बना दिया NH3 पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। COH तो ऑलरेडी आपका एसिडिक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और बहुत हाई पीएच वाले मीडियम में डाला तो मीडियम बेस का काम करेगा, तो COH में से क्या करेगा H+ को ले लेगा, और NH2 आपका ऑलरेडी बेसिक फंक्शनैलिटी। तो बेसिक मीडियम में जो बेसिक है तो वो तो बने रहेगा, जो एसिडिक था COH उसको भी बेसिक फॉर्म में CO नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एसिडिक में क्या किया, जो एसिडिक था उसको वो तो अपनी जगह बने रहेगा, जो एसिडिक नहीं था उसको अपना प्रोटॉन दे करके उसको भी एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर, एक तरह से NH2 ग्रुप का कंजुगेट एसिड हो गया। ठीक है ना, देन अब बीच का एक ऐसा पीएच है जहां पर आपका क्या है इन दोनों में से एक के pK से ज्यादा है पीएच मीडियम का और एक से क्या है कम है, तो एक प्रोटॉन देगा एक प्रोटॉन लेगा, तो आपका क्या हो इसने लिया इसने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका बना डाइपोलर बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती है ज्यूटेराइन कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिस कंसेप्ट को हम डिफाइन करेंगे दैट इज आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है जरा सुनिएगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं PI से, जैसे PH होता है ना ऐसे PI होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कि किसी भी अल्फा अमीनो एसिड के लिए एक ऐसा इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू, ठीक है, किसी भी अल्फा अमीनो एसिड का एक ऐसा इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू, हर अल्फा अमीनो एसिड का अपना अपना फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, जिससे बाद में आगे जाकर के हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या आपका जो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम इसका यूज करेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ईच एंड एवरी अल्फा अमीनो एसिड के लिए एक इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू होता है, जब जिस इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू पर अल्फा अमीनो एसिड क्या है ना तो एनोडिक मूवमेंट करेगा। सपोज हमने क्या करा ना, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना है, इसमें एक साइड से एनोड लगा दिया हमने, एक साइड से हमने क्या लगा रखा है कैथोड लगा दिया, इसके अंदर अल्फा अमीनो एसिड का हमने क्या कर रखा है सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है। तो ये कहता है कि इस अल्फा अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में एक ऐसा इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू होगा, हर अल्फा अमीनो एसिड का अपना अपना फिक्स होगा। ठीक है, जिस इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू पर आपका क्या होगा भैया अल्फा अमीनो एसिड न तो एनोडिक मूवमेंट करेगा न ही कैथोडिक मूवमेंट करेगा। दैट इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सबका अपना अपना डिफरेंट होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू। ठीक है, मेरी बात समझे ना, हमने क्या किया किसी भी अल्फा अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में एक ऐसा इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू जहां पर अल्फा अमीनो एसिड का एनोडिक या कैथोडिक मूवमेंट आपका क्या होता है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, या कोई भी मूवमेंट नहीं एग्जिबिट करता है, तो उसको कहा जाता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उस इंटरमीडिएट पीएच को कहते हैं। ठीक है, अब वो इंटर क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या वो इंटरमीडिएट पीएच कैसे निकलेगा और क्यों
इन सारी कंसेप्ट को मैं डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल को पकड़ता हूं आपको, जरा देखिए ये है ना NH2CH2CH NH2CH3 एंड COOH, ये है एलेनाइन, ठीक है ना भैया, ये एलेनाइन है। इसमें COOH ग्रुप का जो pKa होता है, pKa ये होता है 2.32 के आसपास होता है, ठीक है, ठीक है ना। और जो NH2 ग्रुप है इसका प्रोटोनेटेड, जो आपको इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म यदि आप दिखाएंगे तो उसके लिए आपका क्या होगा, pKa कितना होता है भैया, pKa इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म के लिए है, ऐसे दिखाएंगे, ये हो ना प्रोटोनेट क्या है pKa के लिए आपका एसिड होना पड़ेगा ना, तो NH2 बेसिक होता है तो H+ लेकर के P क्या है, प्रोटोनेटेड अमोनियम आयन के फॉर्म में इसको आप दिखाते हैं 9.69 ऐसे कुछ इसके आसपास होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये कहता है कि अल्फा अमीनो एसिड, चलिए अल्फा अमीनो एसिड कोई भी ले लें, जैसे एलेनाइन है तो इसमें पी आई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पी आई लिख रहे हैं, ये पीएच जो भी कहता है उसका, पीएच ही हुआ पी आई एक तरह से, ठीक है ना। तो PKa प्लस PK, सॉरी इसको ऐसे लिख दो भैया, PKa1 प्लस PKa2, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये आता है ये क्वेश्चन है, अपॉन 2, तो ये कितना आ गया आपका, ये 9.69 प्लस 2.32, जैसा मैंने बोला ना, हमने कहा था COH ग्रुप का pKa वैल्यू सारे अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए 2 के आसपास होता है, जैसे इसमें 2.32 है, ठीक है ना, तो आपका अप्रॉक्स 2 के आसपास है। जैसे ये 9 के आसपास होता है हमने प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप के लिए, तो आपका 9.69 है, तो थोड़ा सा उससे ऊपर या नीचे चलता है, लेकिन अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग या वहां 2 पॉइंट समथिंग या 1.89 ऐसे कुछ समथिंग चलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 3 6 प्लस 3 9 0 12.01 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 6.0 0 कितना है, 2 5 या 10 ऐसे 005 ऐसे कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लगभग कितना आ रहा है, 6.005 के आसपास आपका क्या आ रहा है, पी आई आ रहा है, ये किसका, एलेनाइन का। ऐसे हर अल्फा अमीनो एसिड का अपना अपना पी आई आएगा, ठीक है, पी आई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब क्यों, कैसे, इस कंसेप्ट को मैं डिफाइन करता हूं आपको, देखिए चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बुक्स के अंदर भी बहुत रेयरली आपका ये प्रोवाइड किया हुआ रहता है। हम आते हैं, हेंडरसन इक्वेशन होता है भैया, हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीएच इक्वल टू होता है PKa प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन के होता है, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो सपोज आपका ये चल रहा है, देखिए आपका ये COH ग्रुप का यदि अल्फा अमीनो एसिड का सॉल्यूशन था हमारे पास, अल्फा ये एलेनाइन का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जब pH इक्वल टू कितना होगा आपका 2.32 होगा, ठीक है, pH इक्वल टू 2.32 होने का मतलब क्या हुआ, pH की वैल्यू 2.32 है, pKa तो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी ना, वो भी 2.32 है, मतलब pKa के बराबर ही pH है, तो ये कंसेप्ट कितना होना पड़ेगा, 0। ये कंसेप्ट 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, तो ये इक्वल होंगे तो आपका log 1 हो जाएगा ना, इससे ये डिवाइड होगा 1 टाइम, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे ये कहता है कि आपका इस अल्फा अमीनो एसिड दैट इज एलेनाइन के सॉल्यूशन में इस पीएच पर, कितने पीएच पर, 2.32 वैल्यू जब पीएच की होगी तो उस समय पीएच और पीके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस समय क्या होगा कि ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने वाला, एसिड तो समझ जाना, COH हुआ एसिड का मतलब, सॉल्ट क्या हुआ,
इस एसिड का जो एनायन हुआ एक तरह से उसको सॉल्ट मान लो। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना भैया, उसकी आप जैसे एनिवर्सरी रिएक्शन करोगे तो COONA सॉल्ट तो है ना इसका, तो ये क्या है, जैसे ये COONA सॉल्ट है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कहूं तो सॉल्ट तो पूरा आयनाइजेबल होता है ना, तो क्या हो जाएगा ऐसे COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ऐसे समझो उसको, ठीक है। तो एसिड का कंसंट्रेशन तो आप समझ रहे हैं COH ग्रुप का कंसंट्रेशन, और सॉल्ट कंसंट्रेशन का मतलब समझो कि ये उसके एनाइन का कंसंट्रेशन, एनाइन मतलब जब ये COO नेगेटिव फॉर्म में होगा उस समय का कंसंट्रेशन। ये एसिड फॉर्म में है, COH ग्रुप के फॉर्म में तो एसिड फॉर्म में हुआ, H निकल जाएगा तो एनाइन के फॉर्म में हो गया। तो एनाइन मतलब क्या हुआ, एनाइन का मतलब इस एसिड का एनाइन मतलब उसका कोई सॉल्ट कंसंट्रेशन मान लो उसको, जहां पे सॉल्ट लिखते हैं उसकी जगह उसका हम क्या लिखते हैं, एनाइन कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। एसिड और उसके एनाइन का कंसंट्रेशन, तो ये सॉल्ट की जगह एनाइन, एसिड की जगह एसिड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, इस समय सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस समय सॉल्यूशन के अंदर आपका 50% एलेनाइन आपका COOH फॉर्म में होगा, और 50% मॉलिक्यूल जो होंगे एलेनाइन के वो COO नेगेटिव फॉर्म में होंगे। तो एनाइन कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट मतलब एनाइन कंसंट्रेशन और एसिड कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, log 1 0 होता है, तो तब ये वैल्यू, ये कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, पीएच बढ़ाऊंगा मीडियम का, तो पीएच बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पीएच मान लिया आपने बढ़ाया, तो ये तो फिक्स है, COH ग्रुप का पीके तो इतना ही होता है, तो ये वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा ना, ये बढ़ेगा तभी तो ये इसके साथ एड ऑन होगा, तभी तो आपका पीएच बढ़ेगा ना आपका। तो ये बढ़ने के लिए क्या बढ़ना पड़ेगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट मतलब क्या मानेंगे यहां, एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ना पड़ेगा, समझे मेरी बात को। तो एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका COH कंसंट्रेशन कम होना पड़ेगा और एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ना पड़ेगा। पहले 50-50 थे दोनों, 50% मॉलिक्यूल आपका COH फॉर्म में थे, 50% CO नेगेटिव फॉर्म में थे, तो हमने पीएच मैंने कहा कि आपका 2.32 से बढ़ेगा तो ये एनाइन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब जाकर के आपका पीएच क्या होगा, बढ़ता है। ये बात समझ में आई ना, पीएच में 2.32 से ज्यादा कर रहा हूं तो ये फिक्स है, तो इसको बढ़ना पड़ेगा। इसको बढ़ने के लिए सॉल्ट का मतलब यहाँ पे एनाइन से, एनाइन का कंसंट्रेशन बढ़ना पड़ेगा, एसिड कंसंट्रेशन घटना पड़ेगा, तब ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये बड़ी वैल्यू इसके साथ ऐड होगी तब ये पीएच बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आया कि भैया आपका क्या होगा, जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे तो COH ग्रुप क्या होगा भैया, एनाइन के फॉर्म में इसका डोमिनेंसी बढ़ना लगेगा आपका, ठीक है। अब हम बात इस पे आते हैं, इस पे, ठीक है। देखिए यहां पे इसका पीके कितना है, इस फॉर्म का पीके कितना है, इतना, तो यहां पे पीएच का फॉर्मूला फिर लगाओगे आप, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन क्या, एसिड। अब यहां पे एसिड कौन है, यहां पे एसिड NH3 पॉजिटिव है, ठीक है। NH3 पॉजिटिव में से हमने क्या निकाला, H प्लस निकाल दिया है, जैसे इसमें से H प्लस निकाल तो एनाइन बना था ना, तो उसको मैंने सॉल्ट की जगह पुट किया था। अब यहाँ NH3 पॉजिटिव में से H प्लस निकाल दूंगा तो NH2 जो होगा वो सॉल्ट की जगह पुट किया जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्ट की जगह क्या कह सकते हैं, NH2 फॉर्म का कंसंट्रेशन अपॉन किसका, NH3 फॉर्म का कंसंट्रेशन, ये हुआ मेरी बात समझ ना। जैसे यहाँ एसिड की जगह तो COH था, ठीक हो गया, और सॉल्ट की जगह मिल जाएगा इसका एनाइन कंसंट्रेशन का, एनाइन अपॉन ये हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एसिड की जगह तो आपका ये हुआ, ये तो H प्लस निकाल सकता है, और एनाइन की जगह क्या कहूंगा आप, मतलब सॉल्ट की जगह क्या कहूंगा मैं, अब ये H प्लस निकालने के बाद जो बनेगा NH2 वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन की जगह पुट किया जाएगा, ठीक है। तो लॉग इतना आ जाएगा ये प्लस pKa इक्वल टू ये क्या हुआ pH। अब देखिए सपोज आपका क्या भैया pKa इतना है, तो इतने pKa पर क्या होगा, pKa कितना है 9.69 है, तो pH सपोज हमने मीडियम का pH कितना रखा था, मीडियम का मैंने pH कितना रखा था, pH इक्वल टू 9.69 रखा मैंने pH। तो इस इतना pH रखने का मतलब क्या हुआ, pK तो इतना ही है ना इस NH3 ग्रुप पॉजिटिव का, तो इसका मतलब इसका pK इतना ही है। तो यदि हमारा कोई मीडियम है जहां पे एलेनाइन को रखा हुआ है, तो वहां पर मीडियम का pH हमने कितना रखा है, इतना रखा है, तो pH इतना रखा है तो pK भी इतना ही है, तो इस वैल्यू को आपको कितना होना पड़ेगा भैया, 0 होना पड़ेगा, तभी तो pK बराबर pH क्या आ जाएगा, आएगा। हमको ये वैल्यू खत्म होगा तभी तो हम कह पाएंगे भैया आपका pH इक्वल टू कितना pK, तो इसका मतलब pH इतना है तो आपका pK भी उतना ही है, तो दोनों को बराबर होने के लिए इसको खत्म होना पड़ेगा। खत्म कैसे हो सकता है, जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। कहने वाला इतने pH वैल्यू पर 50% एलेनाइन NH3 पॉजिटिव फॉर्म में होगा,
50% एलेनाइन NH2 फॉर्म में होगा, H प्लस निकल करके NH2 फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से देखो पीएच वैल्यू को कम करूंगी यार, पीएच कम करूंगा तो क्या होगा, पीएच कम कर रहा हूं, अभी तो पीएच इतना है ना, पीके भी उतना ही है, तो ये खत्म हो गया था, जीरो हो गया था, ये इक्वल हो गया तो जीरो हो गया था, तब मैंने कहा 50% इस फॉर्म में, 50% NH2 फॉर्म में। अब मैं पीएच को कम कर रहा हूं तो ये तो उतना ही रहेगा, कितना 9.69, ठीक हो गया। पीएच को यदि मैं कम कर रहा हूं, मान लिया मैंने पीएच को 8 कर दिया तो आपका ये इतना है, तो इसमें से 1.69 आपका ये क्वांटिटी आना पड़ेगा ना, सॉरी ये वैल्यू इतना है, तो आपको ये वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। कैसे छोटा हो सकता है ये वैल्यू, ये कंसंट्रेशन कम हो जाए, ये कंसंट्रेशन बढ़ जाए, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो पॉइंट में आ जाएगी ना वैल्यू, पॉइंट में आएगी तो कुछ रिड्यूस होने लायक क्वांटिटी आ जाएगा, तो इसमें से कुछ रिड्यूस होगा तब इक्वल टू इसके आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम 9.69 से पीएच को कम कर रहे हैं, इससे पीएच को कम कर रहे हैं, तो आपका ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो NH3 पॉजिटिव फॉर्म इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज दिखा देखो, जब आप 2.32 से पीएच को बढ़ा रहे थे तो COH में से ये वाला बढ़ना था ना उसमें, तो CO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, मतलब इसका एनाइन फॉर्म बढ़ रहा था, ठीक है। और जब यहां से पीएच को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो यहां कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि जब हमारा पीएच इससे बढ़ा रहे हैं तो एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, जब पीएच इससे घटा रहे हैं तो कैटायन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो गया, इससे ऊपर का पीएच एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ा, इससे नीचे के पीएच पर कैटायन कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक हो गया। तो आपका बीच का ये एक ऐसा पीएच होगा जिसमें कैटायन और एनायन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। तब इक्वल होगा, तब ना वो कैथोडिक ना वो एनोडिक मूवमेंट दिखाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका, ये बात सबको समझ में आई ना, इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। इससे बफर से चलना है, बफर से, ठीक है ना, तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी। ये बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने कहा कि आपका COH ग्रुप का आपका पीके कितना है, इतना है, तो COH ग्रुप का पीके इतना है, तो यदि मैं मीडियम का पीएच भी इतना ही रख दूंगा तो आपका ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी तो पी क्या है, मीडियम का पीएच में कह रहा हूं इतना रखूंगा तो आपका पीके बराबर क्या है, COH का पीके भी इतना ही है, तो आपका ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, दोनों कंसंट्रेशन बराबर, सॉल्ट की जगह करो एनाइन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये 0 होना पड़ेगा। फिर मैं पीएच यहां से बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाऊंगा पीएच बढ़ाऊंगा तो ये क्वांटिटी तो फिक्स है, तो ये बढ़ना पड़ेगा। ये बढ़ने के लिए सॉल्ट की जगह क्या कहते हैं हमने, COH का H प्लस निकलने के बाद जो एनाइन कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर पीएच जाने पर एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे नीचे पीएच आने पर कैटायन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बीच के पीएच पर आपका कैटायन एनायन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बराबर होगा, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तब कंसंट्रेशन बराबर होगा, इसलिए एनोडिक कैथोडिक मूवमेंट 0 हो जाता है। अब कभी क्या होता है, किसी अल्फा अमीनो एसिड के अंदर 2 COH हो सकते हैं, एक NH2 हो सकता है, तो उस समय आपका क्या होगा, जो 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके pKa1 pKa2 उनको कहेंगे आप। जैसे 2 COH एक NH2 होगा तो 2 COH के जो pKa होंगे उनको ऐड करके अपॉन 2 करके pi निकलेगा। मान लिया 2 NH2 ग्रुप है और एक COH है, तो 2 NH2 ग्रुप के pKa pKa2 करोगे अपॉन 2 करोगे तब pi निकलेगा, ठीक है। और एक है तो फिर तो सिंपल हो गया, इसका pKa इसके क्या है प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप का pKa उनका अपॉन 2 करोगे तो pi आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।